नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 22 अप्रैल 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी के प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा के जो पूछे गए प्रश्न हैं वो हम आपको अभ्यास के लिए देंगे। और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की तरफ से जो टारगेट प्रीलिम्स 2023 के लिए क्रैश कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है आगामी 24 अप्रैल को, उसके लिए 2 दिन बचे हुए हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि 24 अप्रैल से हमारा जो क्रैश कोर्स का सत्र प्रारंभ हो रहा है उसमें आप भाग ले सकें। हमारा यह क्रैश कोर्स हिंदी में है और पूरी तरह से फ्री है। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है, केवल एक शुल्क आपको देना है कि हमारे इस प्रयास के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमारा सत्र 24 अप्रैल से प्रारंभ होगा और 15 मई तक इसे संचालित किया जाएगा, जिससे कि आगामी जो प्रारंभिक परीक्षा है वहां पर आप बेहतर रूप में कार्य कर पाएं। और इस पूरे क्रैश कोर्स में अगर हम देखें तो लगभग 900 अलग अलग करंट अफेयर के जो टॉपिक हैं, अलग अलग विषय से संबंधित, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि बीते साल के जितने भी करंट अफेयर के अलग अलग टॉपिक हैं वो सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो आपको करना ये है कि 24 अप्रैल से सुबह 10 से 12 के बीच में आप लाइव रूप में इसे ज्वाइन करें। और इसी सत्र के कारण प्रमुख रूप से हमारा जो दैनिक रूप में द हिंदू का जो समाचार पत्र विश्लेषण का कार्यक्रम है उसको हमने 1 घंटे आगे बढ़ा दिया है। तो अब 12 बजे की जगह ये दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच प्रसारित किया जाएगा लाइव रूप में, यानी 24 अप्रैल से 15 मई के बीच में। आज के दैनिक क्विज को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, लघु बचत योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, जब हम लघु बचत योजनाओं की बात करते हैं तो इन्हें सरकार के द्वारा एक कह सकते हैं छोटे स्तर पर बचत के प्रमुख साधन के रूप में आगे बढ़ाया गया है। इसमें अगर हम देखें तो बचत खाता जो डाकघर में खोला जाता है वो प्रमुख रूप से शामिल है। साथ साथ 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के संदर्भ में आप देखें जो सावधि खाते हैं वो होता है। साथ साथ 5 साल के लिए आरडी खाता यहाँ पर रहता है। इसी के साथ साथ सीनियर सिटीजन के संदर्भ में एक बचत योजना यहाँ पर है। और अगर हम मंथली इनकम स्कीम की बात करें, यानी मासिक आय के संदर्भ में जो डाकघर की योजना है वो इसमें शामिल है। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट शामिल है, पीपीएफ स्कीम शामिल है, किसान विकास पत्र शामिल है। साथ साथ अगर हम सुकन्या समृद्धि खाते की बात करें, इन लघु बचत योजनाओं में एक योजना और आप शामिल कर लीजिए जिसे इसी साल के बजट में घोषणा किया गया था, यानी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इन बचत योजनाओं में आप ध्यान रखें कि जो भी एक तरह से ब्याज दर होती है वो निश्चित रूप में दी जाती है, इसीलिए इसे बचत और साथ साथ एक निश्चित आय के बड़े साधन के रूप में देखा जाता है। और यहाँ पर जो भी ब्याज दरें होती हैं उनकी 3 माह पर एक तरह से समीक्षा की जाती है। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो पिछली 3 तिमाही के माध्यम से ये देखा गया है कि सरकार के द्वारा लघु बचत योजनाओं में ब्याज दर जरूर बढ़ाई गई है। आप देखें, अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करें और तुलनात्मक रूप में अगर हम देखें अप्रैल, मई, जून, तो कुछ वृद्धि अवश्य की गई है अलग अलग योजनाओं में। लेकिन ये वृद्धि एक तरह से जो मानक रखा गया उसमें एक तरह से जो होनी चाहिए उसके अनुसार नहीं है। मानक ये कहता है कि अगर हम सरकारी प्रतिभूति की बात करें तो उतने समय की सरकारी प्रतिभूति पर जो एक तरह से ब्याज दर रहती है वो यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे अगर हम 1 साल, 2 साल या 5 साल के संदर्भ में जो सरकारी प्रतिभूति उनकी अगर हम बात करें तो जितने समय के यहाँ पर लघु बचत योजना का एक तरह से भाग है उसके आधार पर सामान्य तौर पर ब्याज दरों का एक जो तंत्र है वो रखा गया है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो उसमें एक तरह से अंतर माना गया है। अब अगर हम अपने प्रश्न के अलग अलग विकल्पों को देखें, पहला, आयु से परे नागरिकों को नियमित रूप से बचत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लघु बचत साधनों का प्रबंधन किया जाता है। यहाँ पर आप देखें पहला कथन सत्य है, क्योंकि आयु से परे का मतलब यह है कि अगर हम सामान्य तौर पर देखें जो माइनर गर्ल्स हैं उनके लिए आप देखें सुकन्या समृद्धि जो खाता है वो गार्जियंस के द्वारा एक तरह से खोला जा सकता है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा, ये रिटर्न देती हैं जो आमतौर पर बैंक फिक्स डिपॉजिट से अधिक होता है। प्रमुख रूप से आप देखें जो भी एफडी पर आपको बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा होता है उसकी तुलना में यहाँ पर सामान्य तौर पर आप देखें जो रिटर्न की स्थिति है वो थोड़ी ज़्यादा है और इसीलिए माना जाता है कि ये ज़्यादा बेहतर एक तरह से आपको लाभ देते हैं। दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, इन योजनाओं के लिए सरकार द्वारा सालाना ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है। सालाना नहीं, तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है, जैसा अभी हमने चर्चा किया। तो तीसरा कथन यहाँ पर असत्य हो जाता है। 1 और 2 सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है ए, केवल 1 और 2 सत्य हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं। पहला, इस एजेंसी को राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद संबंधी अपराधों की जांच का अधिकार है।
तो ये अधिकार आप देखें एनआईए को मिला हुआ है। 2008 में प्रमुख रूप से इसे गठित किया गया था जब मुंबई पर जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके प्रकाश में। पहला कथन सत्य है। दूसरा, आतंकवाद के मामलों के अलावा अब इसके पास मानव तस्करी, नकली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियारों की बिक्री, संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार है। प्रमुख रूप से अगर हम देखें 2019 में जो एनआईए का संशोधन किया गया कानून में, उसके माध्यम से ये स्थितियां बनती हैं। दूसरा कथन सत्य है। तीसरा कथन हम देखते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत गठित एक विशेष न्यायालय की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक न्यायाधीश के पास होगी। ध्यान रखें, ये जो विशेष न्यायालय एनआईए के संदर्भ में गठित की जाती हैं, उसमें कुल मिलाकर 38 इस तरह के न्यायालय भारत में गठित हैं, जिससे कि एनआईए के जो मामले हैं उनकी तेज सुनवाई की जा सके। तो जब भी हम एनआईए में एक तरह से जो विशेष न्यायालय है उनके अध्यक्ष की बात करते हैं, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा जरूर नियुक्त किया जाता है, लेकिन जिस राज्य में है उस राज्य में जो हाई कोर्ट है, वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी सलाह पर एक तरह से न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। तो तीसरा कथन असत्य है। 1 और 2 सत्य हैं, इसीलिए उत्तर है हमारा ए, केवल 1 और 2 सत्य हैं। प्रमुख रूप से प्रश्न का आधार यह है कि पुंछ में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसकी जांच करने के लिए एनआईए टीम ने एक तरह से जो घेराबंदी है वो उस क्षेत्र की प्रारंभ कर दी है, जिससे कि जो हमलावर है उनकी पहचान करके पकड़ा जा सके। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं यह है। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। तो ध्यान रखें, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और 1950 से ये कार्यरत है। दूसरा, WMO द्वारा ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। यहाँ पर आप प्रमुख रूप से ध्यान रखें, जब हम ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिपोर्ट की बात करते हैं और स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट की बात करते हैं, तो ये WMO के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन अगर हम ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। इस आधार पर दूसरा कथन असत्य है। तीसरा, टिड्डियों के झुंड और विभिन्न प्रदूषकों के परिवहन संबंधित पूर्व सूचना प्रदान करने का उत्तरदायित्व WMO के पास है। यहाँ पर प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, टिड्डियों के झुंड के द्वारा जो हमले किए जाते हैं जिससे कृषि को काफ़ी नुकसान होता है, उसके संदर्भ में पूर्व सूचना WMO के द्वारा दी जाती है। इसमें अगर हम देखें तो FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसकी सहायता करता है। इसी के साथ साथ अलग अलग जो प्रदूषक हैं, जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं जिनका परिवहन किया जाता है, जैसे अगर हम परमाणु तकनीक से संबंधित कोई भी काम होता है तो उससे जो प्रदूषक बनते हैं और जिनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, या अगर हम प्रमुख रूप से बात करें अन्य प्रकार के जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर हम पारे की बात करते हैं या मान लीजिए लेड की बात करते हैं, एक देश से दूसरे देश मान लीजिए इस तरह का कचरा ले जाया जाता है, तो ये क्या है, एक तरह के प्रदूषक हैं और इनका परिवहन हो रहा है। तो इसके संदर्भ में जो पूर्व सूचना है वो भी WMO के द्वारा ही दी जाती है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें, तीसरा कथन आपका सत्य है। 1 और 3 सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी, केवल 1 और 3 सत्य हैं। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि WMO की तरफ से एक रिपोर्ट में ये सूचना दी जा रही है कि विश्व में जो अलग अलग ग्लेशियर हैं उनके जो पिघलने की एक तरह से स्थिति है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, और पिछले अगर हम 8 वर्षों की बात करें तो ये सबसे गर्म रहे हैं अगर हम पृथ्वी के तापमान की बात करते हैं। और ग्रीन हाउस गैस के रूप में CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल नए उच्च स्तर तक पहुंचा है। तो ये सारी स्थितियाँ खास तौर से अंटार्कटिक क्षेत्र में अगर हम देखें और यूरोपीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो ग्लेशियर को बहुत तेजी से पिघला रही हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि समुद्री क्षेत्र में आप देखें सबसे ज़्यादा उच्च तापमान रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि जितनी भी हीट एक तरह से ट्रैप होती है ग्रीन हाउस गैस में, जैसे CO2 हीट को ट्रैप करता है, तो उसका लगभग 90% भाग समुद्री क्षेत्र में ही पहुंच रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं यह है। पहला, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2017 में PLFS की शुरुआत की थी। तो ध्यान रखें 2017 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने इसकी शुरुआत करी थी, तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन, PLFS का उद्देश्य सालाना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति PS+SS, देखिए PS का मतलब एक तरह से यहाँ पर होता है जो हम बात करते हैं प्रिंसिपल स्टेटस, और SS का मतलब होता है सब्सिडरी स्टेटस। तो सामान्य स्थिति का मतलब ये है कि अगर हम प्रिंसिपल स्टेटस का हिस्सा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पिछले 1 वर्ष की बात करें तो वहाँ पर 183 या उससे ज़्यादा दिन अगर रोजगार की स्थितियाँ हैं तो वहाँ पर हम कह देते हैं कि सामान्य स्थिति में जो एक तरह से प्रिंसिपल स्टेटस है, प्रमुख स्थिति है, वो व्यक्ति के रोजगार की है। और सब्सिडरी स्टेटस का मतलब ये रहता है कि पिछले 1 वर्ष में
यानी 1 वर्ष का समय हम लेते हैं, उसमें अगर किसी व्यक्ति को 30 दिन या उससे ज़्यादा एक तरह से कार्य रहता है या रोजगार की स्थितियां हैं, तो हम सब्सिडरी स्टेटस में कहते हैं कि वो एक तरह से रोजगार वाला है। और दूसरा CWS का मतलब होता है करंट वीकली स्टेटस। तो इसके द्वारा एक तरह से जो साप्ताहिक है उसके आधार पर प्रमुख रूप से जो रोजगार की स्थितियां वो देखी जाती हैं। तो इसके आधार पर आप देखें रोजगार और बेरोजगारी के जो संकेतक हैं उनका अनुमान एक तरह से लगाया जाता है, जो खासतौर से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें दूसरा कथन भी सत्य है, तो दोनों सत्य हैं, तो उत्तर है हमारा सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। इस प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में है। आंकड़ा प्रमुख रूप से ये कहता है कि अगर हम मुस्लिम समुदाय में देखें तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में एक तरह से जो उच्च शिक्षा की स्थिति है उसमें एक तरह से सुधार हुआ है, और इस तरह का आंकड़ा कहीं ना कहीं महिलाओं की बेहतर स्थिति को दिखा रहा है। यानी 1000 अगर हम मुस्लिम स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर 503 महिलाएं हैं। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर देखें यानी पुरुष और महिलाओं को मिला दें तो मुस्लिम समुदाय में जो भी उच्च शिक्षा में लोग जा रहे हैं उनकी संख्या में गिरावट है, क्योंकि आंकड़ा अगर हम 20-21 में देखें तो ये प्रमुख रूप से 19.21 लाख है, जबकि यही आंकड़ा 19-20 में 21 लाख था, तो एक गिरावट है। साथ साथ एक समस्या ये भी है कि जो महिलाएं मुस्लिम समुदाय से हैं उनका रोजगार में यानी वर्क फोर्स में एक तरह से योगदान कम है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हमने 2008 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिया है। प्रश्न को देखते हैं, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेजर का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें लेजर प्रिंटर में प्रमुख रूप से जो सेमीकंडक्टर लेजर होता है उसका एक तरह से उपयोग किया जाता है। एक तरह का डायोड होता है जिसके माध्यम से प्रमुख रूप से प्रकाश का उपयोग करके जो भी एक तरह से जो प्रिंटिंग है वो की जाती है। तो उत्तर है हमारा सी। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे, और यहाँ पर असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो सीमा विवाद है उसके संदर्भ में एक समझौता हुआ है, उसी के अलग अलग पक्षों की हम बात करेंगे। यहाँ पर ये जो समझौता है अगर हम दोनों राज्यों की बात करें तो दोनों राज्यों के बीच में 800 किलोमीटर लंबी एक तरह से सीमा है, क्योंकि अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी जो सीमा है वो एक तरफ भूटान से, ऊपर चीन से, और पूर्वी भाग में अगर हम देखें तो म्यांमार से लगती है। जहाँ तक हम राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ी सीमा भारत में अरुणाचल प्रदेश की असम राज्य से ही बनती है, और इसी सीमा पर आप देखें 123 गांव हैं जिनको लेकर आप देखें प्रमुख रूप से विवाद है, जिसमें से 12 जिले अरुणाचल प्रदेश के और 8 जिले असम के हैं जो एक तरह से विवाद के दायरे में आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक स्थितियों में से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा कहा जाता था, जो पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट भी कहलाता था। और ये जो नेफा का भाग है 1954 में अगर हम देखें तो इसे ओरिजिनल रूप में जो असम राज्य है उससे अलग करके बनाया गया था। 1951 की जो गोपीनाथ बोरदोलोई कमेटी की रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अनुसार एक तरह से 3648 किलोमीटर का जो मैदानी भाग था जो नेफा के भाग में आता था, और बालीपारा और सादिया एक तरह से जो पहाड़ियों का फुटहिल था, यानी आप कह सकते हैं कि अगर हम कोई मान लीजिए पहाड़ी भाग बना देते हैं तो ये जो उसका एक तरह से फुटहिल का भाग है, तो ये जो फुटहिल का हिस्सा था उसको प्रमुख रूप से आप देखें ट्रांसफर कर दिया गया, और ये ट्रांसफर किया गया नेफा से कहां पर, असम के उस समय के 2 जिले थे दरांग और लखीमपुर। 1972 में जब ये केंद्र शासित प्रदेश बना और 87 में एक तरह से ये पूर्ण राज्य बना, उसके बाद ही जिन क्षेत्रों को असम को दिया गया था उसके संदर्भ में विवाद की स्थितियां आगे बढ़ी। विवाद के समाधान के लिए प्रमुख रूप से आप देखें अप्रैल 1979 में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, साथ साथ असम और साथ साथ अगर हम केंद्र सरकार की बात करें वो भाग ले रहा था। और यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया के जो मैप थे उसके आधार पर प्रमुख रूप से चर्चाएं आगे बढ़ी, और ये कहा गया कि 800 किलोमीटर में से ये जो 489 किलोमीटर है इसके संदर्भ में एक तरह से जो सीमांकन है वो सही किया जाए, और ये 1983-84 की बात है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश ने अपने आप को इससे अलग कर लिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि 1951 में ये जो 3648 किलोमीटर ट्रांसफ़र किया गया था आसाम को, ये वापस मिलना चाहिए, जो 1951 की रिपोर्ट से हुआ था। इस आधार पर यह समझौता नहीं हुआ। 1983-84 के बाद समझौते की स्थितियां नहीं बनी, और असम ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में 1989 में केस फाइल कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि अरुणाचल प्रदेश उनके क्षेत्रों पर एक तरह से अतिक्रमण कर रहा है। आगे चलकर 2006 में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लोकल बाउंड्री कमीशन बनाया गया, जिसे रिटायर्ड एक जज के द्वारा ही एक तरह से अध्यक्ष किया जा रहा था। ये जो लोकल कमीशन बनाया गया था इसने अपनी रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत करी, और उन्होंने रिपोर्ट में ये कहा कि अरुणाचल प्रदेश को कुछ भाग एक तरह से मिलने चाहिए जो 1951 में असम में चले गए थे, और इस आधार पर आप देखें दोनों राज्यों को आपस में कुछ समझौता करना चाहिए। लेकिन स्थितियां आगे एक तरह से सकारात्मक नहीं हुई और समझौता नहीं हुआ। आगे चलकर अगर हम देखें तो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं दोनों अरुणाचल प्रदेश और असम में, यानी अगर हम बात करते हैं पेमा खांडू, साथ साथ अगर हम बात करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा,
उनके बीच में एक तरह से जो वार्ताएं हैं वो जनवरी 24 2022 में एक तरह से हुई और दूसरी बैठक अप्रैल 20 2022 में, और उस आधार पर कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए। दोनों राज्यों के बीच में 2022 में पहला समझौता ये हुआ कि 123 जो गांव हैं, जिसे अरुणाचल प्रदेश ने 2007 का जो लोकल कमीशन था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था उसके सामने मान लिया था कि विवादित है, उसी के संदर्भ में एक तरह से सारी बातें की जाएंगी। तो पहली बात तो ये एक तरह से समझौते में हुई। दूसरा ये कहा गया कि 1980 में जो एक तरह से उच्च स्तरीय समिति की तरफ से सीमांकन किया गया था असम और अरुणाचल प्रदेश का, उसी आधार पर सीमा को लेकर जो भी स्थितियां हैं उनमें एक तरह से परिवर्तन किया जाएगा। साथ साथ दोनों राज्यों की तरफ से यह समझौता किया गया कि 12 जिले अरुणाचल प्रदेश के और 8 जिले असम के जो विवादित स्थितियों में हैं वो मिलकर एक तरह से एक स्थानीय समितियां आपस में बनाएंगे हर जिले के लिए, और 123 जो विवादित गांव हैं उनके संदर्भ में जांच की जाएगी, और जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से जो भी समझौते की स्थितियां उनका एक तरह से पालन किया जाएगा। यहाँ पर जुलाई 15 2022 में आप देखें 37 जो गांव हैं उनके संदर्भ में एक तरह से समझौता हो गया जो 123 गांव में से थे। साथ साथ अगर हम देखें ये जो समझौता किया गया था इसको नामसाई डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ आगे चलकर 34 अन्य जो गांव है उनके संदर्भ में भी समझौता हो गया। इन 71 अगर हम गांव का समाधान देखें जो 37 + 34 में किया गया है, एक गांव अरुणाचल प्रदेश से असम को एक तरह से मिल जाएगा, 10 असम के पास ही रहेंगे जो विवादित हैं, 60 अरुणाचल प्रदेश से असम में चले जाएंगे। बचे हुए जो 52 है उसमें अगर हम देखें तो 3 इंडियन एयरफोर्स के बॉम्बिंग एरिया है, कहाँ पर, दुलोंग में। तो भारत सरकार, इंडियन एयरफोर्स, उनके बीच में एक तरह से और अरुणाचल प्रदेश के साथ में आप देखें समझौते की जो स्थितियां होंगी उसके बाद प्रमुख रूप से इसका निर्णय लिया जाएगा। जहां तक 49 जो बचे हुए हैं इनकी रीजनल कमेटीज बनी हुई हैं जिनके संदर्भ में जो निर्णय आएगा वो एक तरह से अंतिम रूप में अपनाया जाएगा। तो 71 और बचे हुए 52 इनको मिलाकर 123 का जो विवाद है वो एक तरह से अब समाप्त होता है, और इसी आधार पर असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो सीमा विवाद है उसका भी पूर्ण रूप में समाधान हो जाता है। आज के दैनिक क्विज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम पर IAS हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।